नमस्कार साथियों। आज हम लेके आए हैं हिंदी साहित्य के महान कथानायक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक बेहद प्रेरणापद और संवेदनशील कहानी बड़े घर की बेटी। यह कहानी केवल एक विवाह या घर की नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री की समझदारी, सहनशीलता और परिवार को जोड़ने की शक्ति की कहानी है जो अपने धैर्य से रिश्ते को बिखरने से बचा लेती है। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कालजयी रचना मेरी आवाज़ में बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर अस्थिपंजर के सिवा कुछ न शेष रह गया था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह। उसने बहुत दिनों के परिश्रम उद्योग के बाद BA की डिग्री प्राप्त की। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने BA इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल और सुरीली कर्म मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से बड़ी लिखी पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं में विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला होते और स्वयं न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब में तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश हानि के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं। कोई उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती। स्वयं उसकी पत्नी भी इस विषय में उनका विरोध करती थी। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन कलह से जीवन कष्ट नष्ट करने की अपेक्षा यह उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। विशाल भवन और एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, सिकड़े, झाड़ फनूस, अनेरी मजिस्ट्रेट और रीढ़, जो एक प्रतिष्ठित तालुकदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी वहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियाँ हुईं और दया योग से सब की सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपये का कर्ज सिर पर सवार हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपमती और गुणवंती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह ने उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न ये स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने गए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी से ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टिम टाम से उसे बचपन की आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र भी न था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही का, कहीं सजी हुई सुंदर बहली तक न थी।
रेशमी स्लीपर साथ लाई थी। पर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियाँ तक न थीं, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को एक नई अवस्था में ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास का सामान कभी देखा ही न हो। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आए और भवज में बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उनकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हाड़ी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी, किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा, दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं है? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्द उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह चुचक का बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच पे यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, स्त्रियां गाली सह सकती हैं, मार भी सह सकती हैं, पर मैके की निंदा उनसे सही नहीं जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नहाई खाई में चला जाता है। लाल बिहारी जल गया, थाली उलट कर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अपढ़ उजड़ ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊं उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पे भूली हुई हो ना, उसको भी देखूंगा और तुमको भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी और सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा में हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई वह अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक ही है। उसे अपने पति के ही बल पे पुरुषत्व का घमंड था। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार की यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उसकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या के समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधित समाचार और कुछ नए मुकदमों आदि पे चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों का ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी, हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगें। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम कोई कुकर्म कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझी पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। यह हजरत कुछ और तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या नया उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गया। जुझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुम्हें ये आग लगाई है उसे पाऊँ तो मुंह झुलसा दूँ। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। क्या कहूँ, मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी सहूर नहीं है, मुझे खड़ाऊं से मार कर यूं ना करता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस इसी पर मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे ना रहा गया। मैंने कहा, इतना घी तो वहाँ नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता।
बस इतनी सी बात पे इस अन्यायी ने मुझ पे खड़ाऊँ फेंक के मारी। यदि हाथ से ना रोक लूँ तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा यह वह सत्य है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उसके पलकों पे ही रहते थे। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष पे क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम करते हैं। रात भर करवट बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा। इस तरह का विद्रोह। पूर्ण बातें कहने पे श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों के आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही वे बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज होता है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं, और मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हूँ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक ही दो कह ले वहाँ तक सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देख के बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने पे इसी गांव के कई घर संभल गए हैं। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए कि मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं होता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत कराना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया। इसी बीच में गांव के कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगीं। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल को नीतिपूर्ण गति से मन ही मन में जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही हैं। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई और लगान की रसीद दिखाने आ बैठा। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों का ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो चीज़ चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को समझ न सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पे अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से उसकी बात पलटी थी वह उसी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पे ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई है उसे तुम बड़ा होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही इस घर में रहेगा या मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो कहिए, जहाँ चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। बिहारी लाल सिंह दरवाजे की चौखट पे चुपचाप खड़े बड़ भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था।
उसे कभी इतना साहस न हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पे बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना ही मान करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक नहीं था। जब वो इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने ड्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई का मुंह आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गलानी हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं था कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देता तो इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देता तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी जिससे कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वह मेरा मुंह भी देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर गया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पे खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उनकी परछाई से दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन वह मन से पछता रही थी। वह स्वभाव से दयावती थी। उसे उसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो क्या करूंगी। इस बीच जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पे खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त तो कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हुए बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत गलानी हो रही है, ऐसा न हो कहीं चल दें। श्रीकंठ, न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह देना। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। बिहारी लाल इतना कहकर लौट पड़ा। वह शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भर के बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि मैं तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृतांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।
तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणादायक कहानी बड़े घर की बेटी। उम्मीद है यह कहानी आपको उतनी ही पसंद आई होगी जितनी कि हमें इसे आप तक पहुंचाने में आनंद आया है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि रिश्ते धन से नहीं, समझदारी और सहनशीलता से चलते हैं। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।